नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है एक रिश्ता ऐसा भी। उनसे मोहब्बत भी कमाल की होती है जिनका मिलना भी मुकद्दर में नहीं होता है। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। सूरज की लाली, सुबह की ठंडी हवा, बैलों के गले में बंधी घंटी की सुमधुर धुन और चूल्हे से उठता हुआ धुआं एक नई सुबह का आगाज कर रहा था। कहीं अपने घरों को लीपती महिलाएं तो कहीं दूध दूहते ग्वाले, अपने बैलों को हाँकते हुए खेत की तरफ जाते किसान। हर कोई सुबह की पहली किरण के साथ अपने अपने काम में लगा दिखाई दे रहा था। हर रोज राजपुरा गांव की सुबह ऐसे ही होती थी। माँ जल्दी से मुझे नाश्ता दे दे, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। रुक जा छोरे, दे रही हूँ। हर समय हवाई घोड़े पर सवार मत रहा कर, और सुन, नाश्ता करते ही भाग मत जाना, अपनी दीदी की खातिर रुक जाना। वो बेचारी भी सुबह से काम निपटा करके अब तैयार होने लगी है। माँ ने रोहित को हिदायत दी, माँ दीदी बाद में आ जाएगी अपने आप, मैं नहीं लेकर के जाऊंगा। वो कोई छोटी बच्ची थोड़ी है, मैं जा रहा हूँ, वो दिनकर भी मेरी राह देख रहा होगा। बोलते हुए रोहित ने जल्दी से अपना डब्बा बैग में डाला और थाली में रखी रोटी उठा करके गोल कर ली और खाते हुए ही घर से बाहर दौड़ लगा दी। उसे शुरू से ही लड़कियों के साथ रहना, बात करना नहीं सुहाता था, इसलिए किसी ना किसी तरह से वो रोज पहले ही निकल जाता कि उषा को साथ ना ले जाना पड़े। रुक जा छोरे, उषा को भी साथ ले जा। पता नहीं इस छोरे का कुछ समझ ही नहीं आता, क्या चलता है इसके दिमाग में। माँ पीछे से बड़बड़ाती रह गई, आ गया, कब से तेरी राह देख रहा था, अब जल्दी चल वरना देर हो जाएगी और फिर सबके साथ जाना पड़ेगा। दिनकर ने रोहित को देखते ही कहा, अरे क्या करूं माँ, रोज दीदी को साथ ले जाने के लिए मेरे पीछे पड़ जाती हैं, बड़ी मुश्किल से भाग करके आया हूं, रोहित ने हाँफते हुए कहा। और फिर दोनों आगे बढ़ गए। तो ले क्यों नहीं आता है, बहन ही तो है तेरी, साथ आ जाएगी तो क्या होगा, दिनकर ने चलते चलते पूछा। नहीं, फिर दीदी के साथ उनकी सहेलियां भी आ जाएंगी, और तुझे तो पता है कि मुझे लड़कियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। राजपुरा गांव अपने आप एक अलग ही मिसाल था, जहां अभी भी बाकी गांव में लड़कियां बस घरों के काम तक सीमित थी, वहीं राजपुरा की सुबह होती थी चिड़ियों की चहचहाहट और स्कूल जाते बच्चों के कदम ताल से। लड़कियां भी सुबह सूरज की लाली के साथ ही उठ जाती हैं और घर के कामों में माँ का हाथ बटा करके जल्दी ही स्कूल के लिए निकल जाती हैं। तारा भी पढ़ने में होशियार थी, इसलिए उसके बाबा ने उसे गांव के बाहर दूसरे गांव जा करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दे दी, और तारा की वजह से सारा को भी आगे पढ़ने के लिए इजाजत मिल गई। दोनों सहेलियां साथ जाती और साथ ही वापिस आती। गांव के करीब 50-60 बच्चे साथ ही आते जाते। तारा और सारा दोनों पक्की सहेलियां थी। उनके गांव में बस 8वीं कक्षा तक के ही स्कूल था, तो उसके आगे की पढ़ाई करने के लिए सभी बच्चे दूसरे गांव जाते थे। चूंकि गांव दूर था तो सभी बच्चे एक साथ खेतों के बीच की पगडंडी पकड़ करके साथ ही जाते। बहुत सुंदर नजारा होता, सरसों की पीली फूलों के बीच किसी रेल गाड़ी की सी प्रतीत होती पगडंडी पर एक दूसरे के आगे पीछे चलते बच्चों की कतार, हवा में गूंजती उनकी निश्चल हंसी और बातें खेतों में काम करते लोगों के होंठों पर भी मुस्कान बिखेर देती। पंछियों की करलव, बच्चों की हंसी ठिठोली और गांव का शांत वातावरण बहुत ही लुभावनी होती। राजपुरा की हर सुबह, रोहित कैसे हो तुम, घर पर सब ठीक है, बगल से गुजरते हुए रोहित को देख करके मालती ने यूं ही पूछ लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की, समझती क्या हो खुद को, मैं कैसा हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ,
इससे तुम्हें क्या मतलब है? रुको, आज ही तुम्हारे माँ बाबा से बताता हूँ कि तुम रास्ते में लड़कों से हंसी ठिठोली करती चलती हो। अब हटो मेरे सामने से। रोहित गुस्से से मालती को बातें सुनाता आगे बढ़ गया और मालती आंखों में आंसू भरे सोचती खड़ी रह गई कि आखिर उसने ऐसा भी क्या पूछ लिया। ओ मालती, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? पीछे से आती हुई तारा ने उससे पूछा। कुछ नहीं, अरे बता ना क्या हुआ। वो आज जब स्कूल जा रही थी तब मैंने उस रोहित से बस उसका हाल चाल पूछ लिया तो बस भड़क गया मुझ पर। कितनी बातें सुनाई मुझे, जैसे ना जाने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो मैंने। उसने कहा कि मेरे माँ बाबा से बोल देगा कि मैं यूं ही आते जाते हंस करके लड़कों से बातें करती चलती हूँ। मालती ने सिसकते हुए कहा। अच्छा, ऐसा कहा उसने? पता नहीं खुद को क्या समझता है। रुक जा तू, उसे एक दिन मैं सबक सिखाऊंगी। लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है, सारी तमीज उसे मैं सिखा दूंगी। तारा ने मालती को चुप कराते हुए कहा। अरे पता नहीं, वो रोहित और उसका दोस्त दिनकर न जाने कौन सी अकड़ में रहते हैं। सभी लड़कियों को डरा करके रखा है, यहाँ तक कि सब उससे इतना डरती हैं कि जब वो दोनों निकलते हैं तो उन्हें रास्ता देने के लिए सब किनारे हो जाती हैं और दोनों लाट साहब की तरह गुजरते हैं। सारा ने भी चिढ़ते हुए कहा, क्योंकि ये वो रोज ही स्कूल आते जाते देखती थी। अच्छा अब चल, नहीं तो देर हो जाएगी तो मास्टर जी की भी डांट सुनने को मिलेगी। तारा ने मालती का हाथ पकड़ करके उसे खींचते हुए आगे बढ़ गई। यार रोहित, आज तो तूने उस मालती को अच्छा सबक सिखाया, दिनकर ने हंसते हुए कहा। हाँ और नहीं तो क्या, अब दोबारा कुछ पूछने की हिम्मत नहीं करेगी। पता नहीं इन लड़कियों को समझ क्यों नहीं आता, बेकार का घुसी चली आती हैं। मुझे नहीं पसंद है लड़कियां, और ना ही पसंद कि वो मुझसे कोई बात भी करें। रोहित की शकल पर अभी भी गुस्सा झलक रहा था। चल छोड़ना, वैसे भी तू जिस तरह अपने चेहरे पर हमेशा गुस्सा रखता है वैसे भी कोई डर से आती नहीं है तेरे पास। दिनकर ने हंसते हुए उसके पीठ पर एक धौंस जमा दी और दोनों हंसते हुए अपनी कक्षा की तरफ बढ़ गए। रोहित को शुरू से ही लड़कियों से बात करने में चिढ़ होती थी। इसका कारण तो किसी को भी समझ में नहीं आता था, पर हमेशा उसे गुस्से में देख करके कोई भी लड़की कभी भी उससे बात नहीं करती और अपनी इस विजय से रोहित बहुत खुश होता। तारा और सारा 11वीं में पढ़ती थी और रोहित और दिनकर 10वीं में, पर स्कूल का समय एक होने की वजह से वे सब एक ही वक्त पर घर से निकलते थे। पर फिर भी कभी ना तारा ने कभी रोहित से और ना ही रोहित ने तारा से कभी बात की। हाँ, बस एक ही गांव से होने की वजह से और रोहित की बड़ी बहन उषा तारा के साथ उसकी कक्षा में थी तो इसलिए एक दूसरे को जानते जरूर थे। अगली सुबह दिनकर बहुत देर खेत की मेड़ पर इंतजार करने के बाद रोहित दिनकर के घर के बाहर उससे आवाज लगा रहा था। क्यों चिल्ला रहा है छोरे? दिनकर ना है घर में, अपने बाबा के साथ कुछ काम से गया है। रोटी सेकती दिनकर की अम्मा ने वहीं रसोई से ही चिल्ला करके जवाब दिया। तो कब तक आएगा वो चाची? क्या आज स्कूल नहीं जाएगा? रोहित ने दोबारा आवाज लगाई। ना छोरे, आज तो शायद शाम हो जाए लौटने में। आप भीतर आ जा, कुछ खाएगा? उसने आंचल से हाथ पोंछते हुए अब दिनकर की अम्मा भी बाहर आ गई। नहीं चाची, मैं चलता हूँ, फिर स्कूल को देर हो जाएगी। बोलता हुआ रोहित आज अकेला ही स्कूल के लिए निकल गया। आज उसे रोज से देर हो गई थी। सभी बच्चे और लड़कियां भी अब स्कूल जाने के लिए निकल गए थे। अरे तारा, मेरे लिए भी रोक, कहाँ उड़ी चली जा रही है? मुझसे इतना नहीं भागा जाता। आगे दौड़ती तारा को पीछे से सारा ने आवाज दे करके रोकना चाहा। वो हाँफते हुए दोनों हाथों से अपनी कमर पकड़ते हुए झुक गई थी। मुझे ये सुबह की खेती से आती ठंडी हवा, ये मिट्टी की सौंधी सौंधी सी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। लगता है जैसे पंख हो तो मैं उड़ती फिरूं। अपने दुपट्टे को पंखों की तरह फैला करके दोनों हाथों में पकड़ करके पगडंडी पर दौड़ती हुई तारा ने जोर से कहा और एक लंबी सांस भरी, जैसे सारी सुबह की ताजगी और सौंधी खुशबू को अपने अंदर भर लेना चाहती हो। अरे रुक जा मेरी उड़न परी। सारा ने एक बार फिर से दौड़ लगाई और दौड़ते हुए पहुंच गई तारा के पास। तभी उसकी नजर दूर से आते हुए रोहित पर पड़ी तो उसने तारा को कोहनी मारते हुए कहा, देख वो रोहित ही है ना? हाँ, लग तो रहा है। चल आज इसे बताते हैं लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है।
तारा के भागते हुए पांव थम गए। उसने भवें सिकोड़ते हुए दूर से आते रोहित पर नजरें डाली। दोनों सहेलियों ने अपनी चाल धीरे कर दी ताकि रोहित उसके पास आ सके। रोहित भी अपने में मगन तेजी से स्कूल की तरफ बढ़ रहा था। तेज चलने के कारण वो कुछ ही देर में उन दोनों के करीब पहुंच गया, पर तारा ने तो पहले ही सोच रखा था। दोनों में से किसी ने भी उसे आगे जाने की जगह नहीं दी और धीमी चाल से ही आगे बढ़ती रही। रोहित को बहुत झुंझलाहट हो रही थी, पर अपने अकड़ू स्वभाव के कारण वो लड़कियों से कुछ भी कह नहीं पा रहा था, इसलिए मन मार करके उनके पीछे चलता रहा। आजकल के लोग कैसे होते हैं, पता नहीं उन्हें किस बात का घमंड होता है। अरे लड़के हैं तो क्या हुआ, कोई सुरखाब के पर थोड़े लगे हुए हैं तुम में। जैसे उनके हाथ पांव हैं, आंख नाक कान हैं, वैसे ही हमारे भी हैं। ऐसा क्या है जो वो कर सकते हैं और हम नहीं? तारा ने आंखें नचाते हुए सारा को कहा। सारा ने भी हल्के से मुस्कुराते हुए तारा को देख करके अपनी एक आंख दबा दी और अंगूठा दिखा करके इशारे से समझा दिया कि बहुत अच्छा। पीछे चलते रोहित को सारी बात सुनाई दे रही थी और उसे अच्छे से समझ आ रहा था कि ये सारी बातें उसे सुनाई जा रही हैं। उसे थोड़ा गुस्सा तो आ रहा था, पर फिर भी वो चुप रहा। पर अब उसने पगडंडी से नीचे उतर करके उनसे आगे जाने की सोची और तेजी से आगे निकल करके वापस पगडंडी पर आ करके खड़ा हो गया। खेत में पानी होने की वजह से मिट्टी गीली थी, जो रोहित के पैर और पैंट के निचले हिस्से में चिपक गई। उसका पूरा पैर मिट्टी में सन गया। चलने से परेशानी तो आ ही रही थी, पर फिर भी वो आगे बढ़ने लगा। उसे आगे जाते देख करके सारा ने उसे आवाज लगाई, अरे सुनो, तुमसे बात करनी है। रोहित ने अचकचा करके पीछे देखा। जी मुझसे? हाँ हाँ तुम्ही से। तुम्हें यहाँ और कोई नजर आ रहा है क्या? तारा ने भी उसे सवाल के बदले सवाल से ही जवाब दिया। कहिए, किस बात का घमंड है तुम्हें? खुद को समझते क्या हो? तारा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। पहली बार कोई लड़की रोहित की आंखों में आंखें डाल करके उससे सवाल कर रही थी। रोहित को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो तो उसकी काली बड़ी कजरारी आंखों की भूल भुलैया में जैसे खो गया था। किसी भी लड़की से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? क्या हो गया था जो मालती ने तुमसे तुम्हारा हाल चाल पूछ लिया था? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था उसने जो तुमने उसे इतनी बातें सुना दी? अगर कोई तुम्हारी बहन से इस तरह से बात करेगा तो तुम्हें कैसे लगेगा? अरे अगर यही व्यवहार रहा ना तो तुम्हारा किसी के प्यार के लिए तरस जाओगे। कोई साथ नहीं रहेगा तुम्हारे, अकेले सड़ते रहोगे पूरी जिंदगी। किसी से इज्जत पाने के लिए उसकी इज्जत करनी भी पड़ती है। तारा अपनी रव में बोलती चली जा रही थी, पर रोहित तो वहां हो करके भी शायद वहां नहीं था। वो तो कभी उसकी झपकती पलकों को देखता तो कभी उसकी गुलाब सी पंखुड़ियों जैसे हिलते गुलाबी ओंठों को देखता। उसे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था कि तारा उसे क्या कह रही है। बुद्ध बने रोहित को देख तारा ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, कुछ सुनाई भी दे रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ? इतनी अकड़ है तुम में कि कीचड़ में उतर गए लेकिन हमें हटने को नहीं बोल सके। क्या हो जाता अगर बोल देते तो? खुद का ही नुकसान किया ना। देखो अपने कपड़े को, ये भी तुम्हारी माँ या बहन ही साफ करेगी, जिसे तुम शान से पहन करके घूम रहे हो, और वो भी लड़की ही है। लड़कियों की इज्जत करना सीखो वरना मैं सिखा दूंगी। गुस्से से बोलती तारा ने अब उसे उसी तरह खड़ा छोड़ करके सारा का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ गई। अब जाकर के रोहित की मदहोशी टूटी तो उसे दूर जाती तारा दिखाई दी और अनायास ही उसके ओंठों पर एक मुस्कान खुद ब खुद खेल गई। रोहित किसी तरह खुद को संभाल कर के स्कूल पहुंचा। नल के पास खड़े हो करके झुक करके अपने पैरों और पैंट पर लगी मिट्टी साफ कर ही रहा था कि अचानक से एक तेज रोशनी उसकी आंखों से टकरा करके उसकी आंखों में चौंधिया गई। उसने झट से अपना हाथ अपनी आंखों के आगे कर लिया और फिर उसी तरह झुक करके हाथों की आड़ से देखने की कोशिश करने लगा कि आखिर इतनी तेज रोशनी कहां से आ रही थी। उसकी नजर ने जो देखा तो वही जम के रह गई। सूर्य की किरणें सामने खड़ी तारा के कानों में पड़ी बालियों पर पड़ रही थी और हवा से झूलती उसकी बालियों से टकरा करके उसकी रोशनी रोहित की आंखों में चमक रही थी। इन सब से अनजान दूर खड़ी तारा मालती को आज हुई घटना के बारे में बता करके मुस्कुरा रही थी। रोहित तो उसकी मासूम सी मुस्कान में कहीं खो सा गया था। कितनी देर नल से बहता पानी बहता रहा और वो यूं ही झुका हथेलियों की आड़ से बस उसे देखता रहा। तभी अचानक
अचानक से उसे अपने चेहरे पर पानी के छींटे महसूस हुए तो हड़बड़ा करके सीधा खड़ा हो गया। सामने उसका दोस्त अश्विन खड़ा था, उसे प्रश्नवाचक नजरों से घूर रहा था। उसे इस तरह अपनी तरफ देखते रोहित ने अपनी झेप मिटाते हुए कहा, क्या ऐसे क्या देख रहा है? मैं रास्ते में मिट्टी लग गई थी तो पैरों को साफ कर रहा था। अच्छा, पर मिट्टी तो अभी भी जहाँ लगी थी वहीं है, कहाँ गुम था? कितना पानी बर्बाद कर दिया। अभी मास्टर जी देख लेते तो ऐसे ही मुर्गा बना देते जैसे तू अभी बना हुआ था। बोल करके अश्विन जोर से ठहाका लगा करके हंस पड़ा, जिसे सुन करके तारा और बाकी लड़कियों का ध्यान उस तरफ चला गया। सबको अपनी तरफ देखते देख करके रोहित को बहुत अजीब लग रहा था, पर इससे पहले वो कुछ बोलता तभी स्कूल की घंटी बजी और सभी अपने कक्षा की तरफ बढ़ गए। तो रोहित की रुकी सांसें भी चल पड़ी और वो भी बिना रुके ही अपनी कक्षा की तरफ बढ़ गया। आज पूरे दिन रोहित का मन पढ़ाई में नहीं लगा। बार बार उसकी आंखों के सामने तारा के हिलते गुलाबी ओंठ, झपकती पलकें और चमकते झुमके आ रहे थे। रोहित को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि उसे हो क्या रहा है। उसने अपना सर कई बार झटक करके इन ख्यालों को दूर करने की कोशिश की, पर ये ख्याल बार बार उसके दिल और दिमाग पर छाते जाते। किसी तरह पूरा दिन निकला और वो घर पहुंचा। घर पर जब माँ ने उसके गंदे कपड़े देखे तो चिंता से बोल उठी, कहीं गिर गया क्या छोरे? ये कपड़े पर इतनी मिट्टी कहाँ से लगा ली? चोट तो ना लगी थारे को? अब चुप क्यों है? बोल कुछ भी नहीं हुआ माँ, मैं ठीक हूँ। रोहित ने थोड़ा चिढ़ करके जवाब दिया। तभी उसे तारा की कही बातें कानों में गूंजती सुनाई दी तो उसने फिर आवाज में नरमी लाते हुए कहा, सारे दोस्त इंतजार कर रहे होंगे, मैं खेलने जाऊंगा, जल्दी से खाना दे दो मुझे। और फिर जल्दी से जाकर के हाथ पैर साफ कर अपने कपड़े बदल करके रोटी खाने आ गया। माँ को रोहित के बदले सुर देख करके आश्चर्य तो हुआ, पर उसने मन का भ्रम समझ ध्यान नहीं दिया। रोहित का मन खेलने में नहीं लगा तो वो थोड़ी ही देर में वापस आ गया। घर में कोई नहीं था। उषा भी माँ के साथ जानवरों के लिए चारा लाने गई थी। तभी रोहित की नजर अपने गंदे कपड़ों पर गई तो वो उन्हें लेकर के साफ करने बैठ गया। बड़ी मेहनत से आज उसने अपने कपड़े को साफ किया। आज उसे एहसास हुआ था कि माँ और दीदी को कितनी मेहनत लगती होगी। अभी कपड़े धो करके उठा ही था कि उसे पीछे माँ और दीदी सर पर चारे की गठरी सर पर लिए खड़ी आश्चर्य से घूरती नजर आई। उन्हें अचानक से देख करके रोहित सकपका गया। वो चुपचाप वहीं नजरें झुका करके बुद्ध बन करके खड़ा हो गया, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। कपड़े साफ करने में वो पूरी तरह भीग गया था। उसके माथे पर से भी पानी की बूंदें टपक करके नीचे गिर रही थी। आज ये अचानक से क्या हो गया तुझे? ये तो मैं या माँ धो देती, कपड़े से ज्यादा तो तू धुल गया। उषा ने गठरी किनारे रख करके आगे बढ़ करके उसके हाथों से कपड़े लेते हुए हंसते हुए कहा, हाँ तो क्या हुआ, मैं भी धो सकता हूँ और अब अपने कपड़े खुद ही धो लिया करूँगा। मैं तो बस मदद कर रहा था आप दोनों की। रोहित ने अपनी झेप मिटाने के लिए चिढ़ करके कहा और भाग करके अपने कमरे में चला गया। उषा ने भी गीले कपड़े रस्सी पर डाले और बाकी कपड़ों में लग गई, लेकिन माँ रोहित में आए बदलाव में उलझ गई। आज भी रात भी रोहित की आंखों में ही कटी। उसका किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। बस थोड़ी ही देर भोर में उसकी आंख लगी, पर फिर जल्दी ही नींद खुल गई और वो स्कूल के लिए तैयार हो गया। आज स्कूल जाने के नाम पर ही उसके हमेशा से गंभीर चेहरे पर मुस्कान आ रही थी, जिसे वो जितना छुपाने की कोशिश करता उतना ही उसके चेहरे पर फैल जाती। आज बड़े इत्मीनान से रोहित नाश्ता कर रहा था। उसे कोई हड़बड़ी नहीं थी आज जाने की। दिनकर ने भी आवाज लगाई तो उसे भी बहाने से आगे भेज दिया, तो माँ से नहीं रहा गया। उसने आगे बढ़ करके उसके माथे को छूते हुए कहा, तबीयत तो ठीक है थारी? कल ज्यादा भीगने से बुखार तो ना हो गया छोरे? आज स्कूल के लिए तैयार हो करके भी तू गया ना अपने दोस्त के साथ? ना ही कोई आज कोई हल्ला मचा रहा है। क्या बात हो गई? सब ठीक तो है ना छोरे? कुछ छुपा तो ना रहा? माँ ने फिक्र में सवालों की झड़ी लगा दी। तो रोहित ने उनका हाथ सर से हटाते हुए कहा, सब ठीक है माँ, तू भी ना खुद ही रोज कहती है उषा को साथ ले करके जा, उषा को साथ ले करके जा। अब रुका हूँ तो 10 सवाल कर रही है। उसे जाना है तो बोल दो, 2 मिनट में आ जाए, अब नहीं रुकूंगा मैं। बोलते हुए रोहित घर से बाहर निकल गया।
माँ और उषा आश्चर्य से खड़ी उसे देखती रह गई, पर फिर उषा जल्दी से अपना बैग उठा करके उसके पीछे बाहर आ गई। आज रोहित की चाल में कोई तेजी नहीं थी। बार बार उसकी नजरें किसी को ढूंढती हुई इधर उधर जा रही थी। तभी उसे पीछे से किसी के खिलखिलाने की मधुर स्वर कानों से टकराए तो पलट करके देखा तारा और सारा किसी बात पर हंसती हुई आ रही थी। तारा को देखते ही रोहित के बेचैन मन को सुकून आ गया। दीदी, वो देख तेरे ही साथ की है ना, वो उन्हें भी साथ बोल चलने के लिए। रोहित ने उषा से कहा तो उषा ने उसे सर से पांव तक घूर करके देखा। क्या देख रही हो? तेरे लिए ही कह रहा हूँ, तुझे ही अच्छा लगेगा सहेलियों के साथ, और उन्हें भी अकेले नहीं जाना पड़ेगा, रोहित ने चिढ़ते हुए कहा। थोड़ी देर में तारा और सारा उसके पास पहुँच गई तो उषा ने उन्हें भी साथ चलने को कहा और रोहित उनके पीछे सर झुकाए चुपचाप चलता रहा। उसने चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीरता का आवरण ओढ़ लिया था। फिर से बस बीच बीच में नजर बचा करके एक नजर तारा को देख लेता। आज की सुबह रोहित के लिए बड़ी सुहानी हो रही थी, पर अपने इस एहसास को वो अपने दिल में ही छुपा करके रख लिया था। इन सब से अनजान तारा उषा और सारा से बातों में मशगूल आगे चल रही थी। रोहित अब रोज ही उषा के लिए रुक जाता। धीरे धीरे उसे तारा और सारा के वक्त का अंदाजा हो गया तो कोशिश करके उसी वक्त घर से निकलता ताकि उनका साथ पा सके। जब तीनों लड़कियां साथ हो जाती तो रोहित बोलता तो कुछ भी नहीं, बस चुपचाप गर्दन झुकाए पीछे चलता रहता है। हाँ, मौका मिलते ही चोरी से तारा को एक नजर देखने से चूकता नहीं है। आज चाची की तबीयत थोड़ी खराब थी तो आज उषा को चाची जी की भी मदद करनी पड़ी, जिसके कारण आज उसे थोड़ी देर हो रही थी। इधर जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे खिसक रही थी, रोहित के दिल की धड़कन की भी तेजी से बढ़ रही थी। क्या कर रही है? आज तो स्कूल पहुंचने में घड़ी देर हो जाएगी। उषा को देर होती देख करके रोहित के सब्र का बांध टूट गया तो वो उसके हाथ से बेलन छीन करके एक तरफ रख दिया और सामने कमर पर हाथ रख करके खड़ा हो गया। उससे बोल उठा। उसकी आवाज में थोड़ी चिढ़ और बेचैनी साफ झलक रही थी। अभी वक्त है, तू ज्यादा ना उछल। चल रही हूँ। थारे को ना पता के कर रही हूँ, दिखाई को ना दे रहा है, आँख है या बटन। सुबह से काम करने से थकी उषा ने भी चिढ़ करके कहा और जल्दी से अपना हाथ धोया और तौलिए से हाथ साफ करती हुई अपना बैग उठा करके आगे चल पड़ी। तो रोहित भी जल्दी से उसके पीछे लपका और उसका हाथ पकड़ के लगभग उसे दौड़ता हुआ ले चला। जब तक उसे तारा और सारा दिखाई नहीं पड़ गई। तारा की एक झलक मिलते ही रोहित के बेचैन मन को सुकून मिल गया, जैसे जेठ की तपती दोपहरी में कहीं से घने बादलों ने बरसात कर दी हो। उसका सारा गुस्सा चिड़चिड़ापन पानी के भाप के समान उड़ गया और चेहरे पर इत्मीनान उतर आया। ले अब जा चल, ओ रही थारी सहेलियां, रोहित ने उषा का हाथ छोड़ते हुए कहा। तू पागल हो गया है छोरे, आज तो बेवजह की मेरी दौड़ लगवा दी तूने। घर में क्या कम रेल पीली थी, मेरी जो वाकई कमी तूने पूरी कर दी। थोड़ा आराम से नहीं चल सकता था और मेरी कलाई दर्द करवा दी। इतनी जोर से पकड़ करके खींच रहा था जैसे कहीं की कोई ट्रेन छूट रही हो थारी। अब तक अंदर ही अंदर उबल रही उषा भी बोल पड़ी। अपनी कलाई सहलाती और गुस्से से घूरती हुई वो तारा और सारा के नजदीक जा पहुंची। क्या हो गया उषा, इतनी हाँफ क्यों रही है और किस पर बिगड़ रही है आज? तारा ने हाँफती हुई उषा को देख करके पूछा। कुछ ना हुआ, बस ये मेरा भाई लगता है बावरा हो गया है, उषा ने बात टालने को बोल दी। तो तारा ने एक नजर पलट करके रोहित को देखा जो बिना बोले उसी की तरफ एक टक देख रहा था। एक क्षण को दोनों की नजरें मिली और लगा जैसे वक्त वहीं थम गया है। तभी सारा ने तारा को खींचा। अब चल भी, खड़ी क्यों हो गई? तारा ने भी सकपका करके अपनी नजरें हटाई और सब स्कूल की तरफ बढ़ गए। रे छोरे, कठे जा रहा है, जा आज जरा उषा की मदद कर दे। आज वह बेचारी अकेले कैसे 2 घरों का पानी ला पाएगी? शाम को रोहित को खेलने जाने से रोकते हुए उसकी अम्मा ने कहा। अम्मा, मैं नहीं जा रहा पानी लाने, ये तो छोरियों के काम है, रोहित ने टालते हुए कहा। क्या छोरा छोरी लगा रखा है, चल चुपचाप जाकर के पानी भर लाए। अम्मा की घुड़की सुन करके रोहित चुपचाप पानी का बर्तन उठा करके पास वाली टंकी पर चला गया जहां गांव की सभी लड़कियां पानी भरने जाती थी। अभी तक रोहित के 12 बजे चेहरे पर तारा को देखते ही रौनक छा गई। तारा भी अपने घर के लिए पानी भर रही थी। अचानक रोहित के थमे कदमों में तेजी आ गई। तारा का पानी भर चुका था और वो बर्तन उठाकर अपने सर पर रखने की कोशिश कर रही थी, पर बर्तन का
वजन ज्यादा होने की वजह से उससे उठ नहीं रहा था। मैं मदद कर दूं क्या? रोहित ने झुक करके उसके बर्तन को थाम लिया था। तारा ने रोहित और उषा को आते नहीं देखा था, इसलिए अचानक से पूछे गए प्रश्न से और बर्तन पर हाथ देख तारा घबरा करके पीछे हटी तो गिरने को हुई, पर रोहित ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ उसे संभाल लिया। तारा ने कुछ नहीं कहा तो रोहित ने एक बर्तन उठा करके उसके सर पर रख दिया। रखते समय उसने जान करके थोड़ा सा पानी छलका दिया, जिससे तारा का चेहरा भीग गया। तो उसने घूर करके रोहित को देखा पर बोली कुछ नहीं। जानकर नहीं किया, पानी इतना ऊपर तक भरा था तो छलक। रोहित ने भी अपनी सफाई देते हुए कहा, मैंने कुछ कहा थारे को? बोलकर तारा अपने घर की तरफ बढ़ गई और रोहित के चेहरे पे एक मुस्कान फैल गई। अभी रोहित पलटा ही था कि उसे अपने पीछे उषा कमर पर हाथ रखी घूरती हुई खड़ी दिखाई दी, जिसे देख करके वो सकपका गया। के घूर रही है मारे को? पानी भरण को आई है ना तो भर। रोहित ने अपनी झेप मिटाने को थोड़ी तेजी आवाज में कहा, पानी तो मैंने भर लिया, पर आज घड़ी मदद सदद हो रही है। के बात है? आज तक कभी हमारी मदद की तो ना सूझी तन्ने। आज भी अम्मा ने जबरदस्ती भेजो है तो तू आया है। बोलते हुए उषा ने भी अब अपनी गागर उठाने लगी तो रोहित ने आगे बढ़ करके हाथ लगा दिया। ले, अब कर दी ना मदद। अब जब कभी आया ही नहीं तो कब करता मदद? और उससे ना उठ रहा था तो मैंने उठा दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? रोहित ने भी दूसरा बर्तन खुद उठा लिया था और दोनों घर चल पड़े। रात भी रोहित की बंद आंखों में तारा का भीगा हुआ चेहरा और घूरती आंखें नजर आ रही थी, जिसे सोच करके रोहित बार बार मुस्कुरा उठता था। रोहित का तारा की तरफ आकर्षण बढ़ता जा रहा था, पर संकोचवश कभी कुछ कहता नहीं था। एक दिन यूं ही वो सर झुकाए सबके पीछे चल रहा था तो सारा ने उससे पूछा, क्यों भाई, उस दिन के बाद से अब तक तो मुंह फुला रखा है, जो कुछ बोलता नहीं है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अचानक से किए गए प्रश्न से रोहित हड़बड़ा करके बोल उठा, तो हमेशा चेहरे पर यूं 12 क्यों बजे रहते हैं? सारा ने झुकते ही कहा, कभी हंस लिया कर, मुस्कुरा लिया कर, क्या हंसने से तेरे दांत गिर जाएंगे? सारा के इतना बोलते ही तारा खिलखिला करके हंस पड़ी। उसके हंसते ही रोहित को लगा जैसे बादलों के बीच बिजली चमक उठी हो। गुलाबी ओठों के बीच से झांकती उसकी उजली दंत पंक्तियां किसी तेज चमकती दामनी में से कम नहीं थी और ये बिजली सीधी रोहित के दिल पर जा गिरी थी। बोलता क्यों नहीं है? क्या हमारी बातों का इतना बुरा लग गया? सारा की आवाज से रोहित अपने ख्यालों से बाहर आ गया। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, पर मैं ऐसा ही हूँ। रोहित ने इधर उधर देखते हुए अपनी झेप मिटाते हुए किसी तरह से कहा, छोड़ ना सारा, तू भी किससे पूछ रही है? लोगों के घमंड ही कम नहीं होते हैं। चल जल्दी कर वरना स्कूल पहुंचने में देर हो जाएगी, तारा ने व्यंग से कहा, पर उसकी नजरें जैसे रोहित की आंखों में कुछ ढूंढ रही थी। उसने इतनी देर में एक पल के लिए भी रोहित के चेहरे से नजर नहीं हटाई थी। उस दिन रोहित ने महसूस किया कि जितनी देर सारा उससे बातें करती रही, तारा की नजर लगातार उसके चेहरे पर बनी हुई थी। वो बिना पलक झपकाए लगातार उसे देखे जा रही थी। ना जाने उसकी नजरों में क्या था। रोहित उसकी नजरों में कैद हो करके रह गया था। रोहित को अब सुबह की तरह शाम का भी इंतजार रहता। पानी लाने का काम उसने अपने जिम्मे ले लिया था। रोहित में बहुत से सकारात्मक बदलाव आ रहे थे। धीरे धीरे घर की बढ़ती जिम्मेदारियां और चाची के गिरते स्वास्थ्य की वजह से उषा को स्कूल जाना कम हो गया था। तो अब रोहित अक्सर तारा से उसकी कापियां भी ले आता था ताकि उषा अपना काम पूरा कर सके। धीरे धीरे अब झिझक खत्म हो चुकी थी और अब तारा, सारा और रोहित में दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। आज घड़ी देर हो गई छोरे स्कूल में वापस आने में।
ये क्या आज चारा तू लेकर आया है? स्कूल से देर से आने और चारे की गठरी को देखते हुए रोहित की माँ ने सवाल किया। हाँ माँ, आज चारा काटने में ही देर हो गई। रोज तो दीदी स्कूल से आते वक्त ले आती थी, पर अब तो ये जा ही नहीं रही हैं, तो मन ने सोचा मैं ही लेता चलूं। अरे अम्मा, आपने लाल के झाड़ फूंक करवा ले। मन ने तो लागे है कोई भूतनी वूतनी तो ना चिपट गई है। उपले पातती ऊषा ने वहीं से चिल्ला करके हंसते हुए कहा, तुझसे बड़ी कोई भूतनी ना होगी, चुड़ैल कहीं की। एक तो मैं थारी मदद कर रहा, उस पर माहरा मजाक बना रही है। माँ तू इसने समझा दे, मन्ने के कल से जाकर खुद ही ले आना। रोहित गुस्से से बोला। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तू तो मेरा राजा भैया है ना। बोलते उषा अपने गोबर से सने हाथ ले करके उसके पास चली आई। मेरी बातों का क्या बुरा मान लेता है तू? चल वादा अब न छेड़ूंगी, थारे सर की कसम। बोलते हुए उषा ने अपने गोबर से सने हाथ कसम खाने के लिए उसके सर की तरफ बढ़ा दिए। देख दूर दूर रह, हाथ पीछे कर ले दीदी, वरना मारे से बुरा कोई ना होगा। बोलते हुए रोहित जितना पीछे हटता जाता और उषा उसके और पास आती जाती। खुद को बचाने के लिए रोहित ने दौड़ लगा दी और उसके पीछे उषा ने भी। अब पूरे आंगन में दोनों भाई बहन की घुड़दौड़ शुरू हो चुकी थी। अब तो रोज स्कूल जाने, पानी भरने और चारा काटते समय तीनों साथ ही जाते। सुबह सुहाने दिन थे रोहित के और रात भी बस सुनहरे ख्वाबों में गुजर जाती। आंखों आंखों में तो ना जाने कितनी ही बार हो चुका था इजहार, पर जुबान ने तो जैसे छोड़ दिया हो शब्दों का साथ। तारा की आंखों में चाहत तो झलकती थी, पर जुबा खामोश ही रहती थी। दोनों तमाम बातें करते पर एक दूसरे से मन की बात नहीं कह पाते, पर चोरी चुपके एक दूसरे को देखने का कोई मौका भी नहीं चूकते थे। एक दिन स्कूल में रोहित की क्लास के एक बच्चे मुन्ना की नई साइकिल आई थी। सारे लड़के उसे घेर करके खड़े थे। तब अपने पराये का भेद नहीं था, सब एक दूसरे की खुशी में खुश होते थे। पर बचपन तो बचपन ही होता है, कहीं ना कहीं सभी के मन में नई साइकिल को चलाने की लालसा भी छुपी थी। रोहित भी इस भावना से अछूता नहीं था। स्कूल की छुट्टी के बाद तय हुआ कि सभी लड़कों को थोड़ी थोड़ी देर सवारी करने को दी जाएगी। छुट्टी के बाद आज सभी लड़के साइकिल चलाने की चाहत में मुन्ना के पीछे हो लिए। सबसे आखिर में रोहित की बारी आई। सुन, मैं जरा नदी तक घुमा लाऊं थारी साइकिल, अब तो कोई भी ना बचा चलाने वास्ते। रोहित ने चमकती आंखों से साइकिल को देखते हुए मुन्ना से पूछा। चला जा, पर देख जरा जल्दी आ जाना, मारे को घर भी जानो है। मुन्ना भी दोस्ती निभाते हुए साइकिल की हैंडल रोहित के हाथों में थमाते हुए कहा। हाँ पक्का, तू चिंता ना कर, जल्दी आ जाऊंगा। रोहित पैडल पर पैर रखते हुए साइकिल पर सवार हो गया और नई साइकिल हवा से बातें करने लगी। रोहित आज खुद को किसी हीरो से कम नहीं समझ रहा था। चेहरे और बालों को सहलाते हुई हवा उसे अलग ही खुशी दे रही थी। कब से उसकी साइकिल की तमन्ना थी जो अब तक पूरी नहीं हो चुकी थी। जब 8वीं में था तब उसने भी बाबूजी से साइकिल की फरमाइश की थी, पर आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होने के कारण बाबूजी ने ये कह करके टाल दिया था कि जब बड़े स्कूल में जाएगा तब दिला दूंगा, तब साइकिल पर बैठ करके जाना। पर बड़े स्कूल पहुंचने के बाद भी उसे साइकिल के दर्शन नहीं हुए, पर वो भी पिता की मजबूरी समझता था, इसलिए कभी दोबारा अपनी जुबान पर जिक्र नहीं आने दिया। पर आज साइकिल पर बैठ खुद को किसी राजा से कम नहीं समझ रहा था। नदी किनारे पहुंच करके उसने चारा काटती तारा के पीछे जा करके जोर से ट्रेन ट्रेन घंटी बजाई। तो तारा ने चौंक करके पलट कर देखा तो उसने भवें उचका करके मुस्कुराते हुए आंखों से ही सवाल किया, साइकिल पर बैठा मैं कैसा लग रहा हूँ? तारा ने भी मुस्कुराते हुए आंखों से ही गर्दन मटकाते हुए जवाब दिया, बहुत बढ़िया। रोहित ने आंखों से साइकिल के कैरियर की तरफ इशारा किया, जैसे पूछना चाह रहा हो बैठोगी मेरे साथ। तारा ने मुड़ करके सारा की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो क्या मैं जाऊं? तो सारा ने भी बात समझते हुए मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। तारा भी खुशी से उछलती हुई उसकी साइकिल पर बैठ गई। आज तो जैसे रोहित कुछ भी मांगता तो पूरा हो जाता। तारा ने सहारे के लिए रोहित के कंधे पर हाथ रखा तो एक रोमांच सा
दोनों के अंदर भर गया। पूरे बदन का खून जैसे उनके चेहरे में दौड़ गया हो। दोनों के चेहरे रक्तिम आभा लिए सुर्ख हो गए। संकोच से तारा ने अपने हाथ हटा लिए तो रोहित ने कहा, हटा मत, रहने दे। तो तारा ने दोबारा से अपने हाथ उसके कंधे पर रख दिए। आज का ये सफर दोनों के जीवन का यादगार सफर था। समय पंख लगा करके अपनी गति से उड़ रहा था। वैसे तो भी कहते हैं कि खुशियों के पल जल्दी बीत जाते हैं। एक साल कब बीत गया इसकी खबर ना रोहित को हुई ना ही तारा को। दोनों एक दूसरे की दिल की बातों से अनजान, पर अपने आंखों में सुंदर भविष्य के सपने संजोए हुए थे। रोहित अब 11वीं और तारा अब 12वीं कक्षा में पहुंच चुके थे। सुन छोरे, कल थारे मामा सा आ रहे हैं। वाकी भी छोरी ने अपने साथ ले जाना कल। वाका भी दाखिला अट्ठे करानो है थारे ही स्कूल में। रात को खाने की थाली परोसती हुई माँ ने कहा। ठीक से माँ, रोहित ने पहला निवाला तोड़ करके मुंह में रखते हुए कहा, पर माथे पर थोड़े बल पड़ गए क्योंकि सुबह तो वो तारा को नहीं देख पाएगा। अगले दिन रोहित सुबह स्कूल नहीं जाकर के मामा का इंतजार करने लगा। आज तारा बहुत देर उसी जगह पर खड़ी रोहित का इंतजार करती रही जहां हर रोज रोहित उसे मिलता था। पर जब उसके आने की आस क्षीण होने लगी तो वो धीमी गति ने आगे बढ़ने लगी और नजरें बार बार पीछे की तरफ उड़ जाती एक आस में। आज स्कूल के लिए उठने वाले हर कदम बहुत भारी लग रहे थे। आज तारा की बेपरवाह चाल की जगह एक अजीब सा भारीपन था उसकी चाल में। आज तो इतनी धीमी चाल थी कि कछुआ भी शर्मा करके अपनी खोल में छुप जाए। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब रोहित नहीं आया तो उसके चेहरे पर उदासी के बादल घिर आए जो कि सारा से छुपा ना सकी। क्या हो गया है तुझे आज? ये चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? उफ, बोलना, आज क्यों नहीं अपने पंख फैला करके उड़ रही है? सारा अपने कंधे से बार बार तारा के कंधे को हल्के हल्के धक्का दे करके उसे छेड़ रही थी। पर आज तारा को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इंतजार अब धीरे धीरे गुस्से में तब्दील हो रहा था। तारा को कोई जवाब नहीं देते देख सारा उछल करके उसके सामने आ गई और उल्टे चलते हुए उसे देख करके गाने लगी। जिसका है ये तुझको इंतजार, मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। सारा की नौटंकी देख करके तारा को भी हंसी आ गई और वो उसको मारने के लिए हाथ उठाती है कि वो वापस पलट करके आगे भागने लगी। रुक जा, अभी बताती हूँ किसका इंतजार है। बोलती हुई तारा उसके पीछे दौड़ पड़ी। 10 बजते तक मामा अपनी बेटी पुष्पा के साथ आ गए। उषा ने जल्दी जल्दी चाय नाश्ता करवाया दोनों को और उसके बाद रोहित पुष्पा मामा जी को अपने साथ लेकर के स्कूल की तरफ बढ़ गया। हालांकि आज रोहित के मन में भी तारा से ना मिल पाने की उतनी ही बेचैनी थी, पर उपाय कुछ नहीं था। मन ही मन सोचता जाता है कि क्या तारा भी उसे ना देख पाने से बेचैन हो गई होगी? क्या आज उसने मेरा इंतजार किया होगा? पर जवाब उसके पास कुछ भी नहीं था। रास्ते में उसका दोस्त अश्विन भी उसे मिल गया। उसे भी आज कुछ काम था, इसलिए वो भी देर से ही स्कूल जा रहा था। दाखिला करा करके मामा जी तो अपने काम से चले गए, पर रोहित अश्विन के साथ रुक गया और जाते जाते पुष्पा को भी अपने साथ ले जाने का आदेश रोहित को दे दिए। चल, तेरा काम खत्म हो गया तो घर चलें। रोहित ने अश्विन को वापस आया देख करके उससे पूछा, अकेले वापस जाने से तो अच्छा है कि थोड़ी देर रुक जाते हैं। स्कूल की भी छुट्टी होने ही वाली है, फिर सबके साथ ही वापस चलेंगे। लौटते समय अपना आज का काम भी मांग लेंगे किसी से। अश्विनी ने स्कूल में लगी घड़ी में समय देखते हुए जवाब दिया। चल फिर पुष्पा दीदी को उनकी क्लास दिखा देते हैं। बोल करके रोहित पुष्पा की क्लास की तरफ बढ़ गया। नमस्ते सर, ये मेरी दीदी हैं। आज की स्कूल में दाखिला लिया है। वैसे ये तो कल से आएंगी, पर क्या आज थोड़ी देर ये कक्षा में बैठ सकती हैं? रोहित ने थोड़ा सा कुचाते हुए पूछा। अच्छा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ अंदर आओ। टीचर ने पुष्पा को अंदर आने की इजाजत दे दी। सर, अभी थोड़ी ही देर में छुट्टी हो जाएगी, तब तक क्या हम लोग भी यहीं आपकी क्लास में बैठ जाएं दीदी के साथ? क्या है ना, आज दीदी के दाखिले के चक्कर में हमें देर हो गई तो हमारे सर जी तो हमें अंदर आने नहीं देंगे। वैसे भी अब छुट्टी होने ही वाली है,
तो अब यहाँ अगर आप इजाजत दें तो हम यहीं बैठ जाएं। दांत दिखाते हुए अश्वनी ने मौका पाते ही अपने और रोहित के लिए भी इजाजत मांग ली। टीचर ने भी हंसते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी तो दोनों जल्दी से आकर के पीछे वाली बेंच पर बैठ गए। यार रोहित, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से हम लोग यहाँ आकर के बैठे हैं एक जोड़ी आंखें तुम्हें घूर रही हैं। अश्वन ने रोहित को फुसफुसाते हुए कहा। मतलब? रोहित ने आश्चर्य से अश्वनी की तरफ देखते हुए पूछा। अरे मतलब क्या? वो देख उधर अपनी सीध में आखिरी बेंच पर बैठी तारा तुझे ही सबसे तब से घूरे जा रही है। तूने उसे भी कुछ कह तो नहीं दिया है? अश्वनी ने अपनी आंखों से इशारा करके रोहित को उधर देखने को कहा। इस बात से अनजान की इसी क्लास में तारा भी बैठी है। रोहित ने जब पलट करके देखा तो तारा उसे ही देख रही थी। उसे देख जहां रोहित के कलेजे में ठंडक उतर गई, वहीं उसे उसकी नजरों में नाराजगी भी झलक गई। रोहित के उधर देखते ही तारा ने गुस्से से उस पर से नजरें हटा करके सामने बोर्ड पर देखने लगी। थोड़ी ही देर में स्कूल की छुट्टी हो गई तो सभी बच्चे घर की तरफ निकल पड़े। लौटते समय तारा ने आज रोहित से बात नहीं की, पर नाराजगी अपनी जगह पर आज उसके नहीं आने का कारण भी तो जानना था। उसने सारा को कोहनी से मार करके इशारा किया कि वो पूछे उससे। सारा भी कोई मौका नहीं चूकने वाली थी। उसने भी नहीं में गर्दन हिला दी और आंखों से ही इशारे में कह दिया कि खुद ही पूछ लो। तो तारा ने उसे गुस्से से आंख दिखा करके धमका डाला तो बेचारी सारा को पूछना ही पड़ा। वो रोहित सुन, आज सुबह क्यों नहीं आए स्कूल तुम? वो आज मामा सा आए थे दीदी के दाखिले के लिए, उन्हें साथ लेकर के आना था इसलिए देर हो गई। रोहित जवाब तो सारा के प्रश्न का दे रहा था, पर आंखें तारा के चेहरे पर टिकी थी कि कब वो उसे देखे और उससे वो क्षमा मांगे। छोड़ ना सारा, क्यों तू भी? हमें क्या, कोई कभी भी आए कभी भी जाए, हम कौन सा इंतजार में मरे जा रहे हैं। बोलते हुए तारा ने सारा की बांह पकड़ करके उसे तेजी से खींचते हुए आगे बढ़ गई। तारा की ये बातें रोहित के दिल को छलनी कर गई। उसे सब कुछ बर्दाश्त था, पर तारा की ये नाराजगी नहीं। बेचारी अपना सा मन महसूस करके रह गया, पर अपने स्वभाव के कारण वो उससे कुछ बोल नहीं पाया और तारा को दूर जाते देखता रहा। चलना भाई, आज क्या यहीं खड़ा रहेगा? अश्वनी के कंधे पर हाथ रखते हुए वो अपनों विचारों से बाहर आ गया, पर कहीं ना कहीं उसे ये बात भी गुदगुदा गई कि तारा भी उसका इंतजार कर रही थी और उसकी नाराजगी की भी यही वजह है। और ये बात रोहित के ऊँटों पर मुस्कान बन कर के तैर गई। नाराजगी भी कितने दिन रहती है। धीरे धीरे फिर से बातों का सिलसिला चल निकला। समय दुगनी गति से दौड़ रहा हो मानो। देखते देखते जनवरी का महीना आ गया। सारे बच्चे स्कूल में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी में लगे थे। कोई परेड की प्रैक्टिस में व्यस्त था तो कोई नाटक में। लड़कियों ने तो ज्यादातर नृत्य या संगीत में भाग लिया था। तारा और सारा भी नृत्य की तैयारी में लगी थी। स्कूल वालों ने इस बार प्रतियोगिता आयोजित की थी, इसलिए सभी जीतने की चाह लिए अपनी अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए थे। रोहित भी भाषण देने वाला था, पर दोनों ने ही एक दूसरे को नहीं बताया कि दोनों किसमें भाग ले रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे को सरप्राइज देना चाहते थे। रोहित बहुत खुश रहने लगा था आजकल। जहां उसे आईने से मतलब नहीं था, अब अक्सर आईने के सामने से गुजरते हुए उसकी नजर जरूर एक बार को अपना अक्स देखने को ठिठक जाती। रुक करके कभी अपने बालों को संवार लेता तो कभी बस यूं ही मुस्कुरा करके खुद को देख लेता। क्या बात है भाई, आजकल घड़ी आईने से दोस्ती कर रखी है। एक दिन उषा ने रोहित को खुद को देख करके मुस्कुराते देख उसके कंधे पर अपनी कोहनी टिकाते हुए आईने में ही उसे देखते हुए पूछा। हाँ कर रखी है। थारे को के थारा मन है तो तू भी कर ले। थारे को किसी ने रोका है क्या? रोहित भी झुक करके थोड़ा साइड होते हुए निकल गया। उम्र के इस पड़ाव पर बाकी बच्चों की तरह रोहित भी अब बहुत से शारीरिक और मानसिक बदलाव आ रहे थे। गंभीर तो पहले से ही था, पर अब आवाज में आया थोड़ा भारीपन उसके व्यक्तित्व को और निखार रहा था। साथ साथ चेहरे पर उग आई हल्की दाढ़ी मूंछ जवानी के आगमन की दस्तक दे रही थी। स्कूल में जोर शोर से गणतंत्र दिवस की तैयारी चल रही थी, पर इधर कुछ दिनों से रोहित स्कूल नहीं आ रहा था। तारा रोज
उसकी राह देखती, पर हमेशा निराशा ही हाथ लगती। एक दिन तो उसे लगा कि किसी कारण से नहीं आ रहा होगा, पर जब तीसरे दिन भी रोहित नहीं आया तो उसे चिंता होने लगी। उषा तो पहले ही स्कूल आना छोड़ चुकी थी, नहीं तो उससे ही कुछ पता चल जाता, और पुष्पा से कुछ भी पूछने में उसे ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन उसे बहुत बेचैनी हो रही थी, मन घबरा रहा था कि पता नहीं अचानक से रोहित को क्या हुआ होगा, कहीं बीमार तो नहीं हो गया या और कोई बात तो नहीं हो गई। इस तरह के ख्यालात उसे बेचैन कर रहे थे। पूरा दिन उसका स्कूल में मन नहीं लगा। इसी उधेड़-बुन में सारा के संग घर वापस चल पड़ी। सारा भी उसकी परेशानी समझ रही थी, पर उसे भी कुछ नहीं मालूम था रोहित के बारे में। अरे तारा, देखना वो अश्वन जा रहा है, उससे पूछ ले रोहित के बारे में। अचानक से आगे जाते अश्वनी को देख करके सारा चहक उठी। दोनों तेजी से चल करके अश्वनी के पास पहुंच गई। अरे अश्वनी, क्या हाल चाल है तेरे? घर पर सब ठीक है? तेजी से चलने के कारण तेज हो चुकी अपनी सांसों को नियंत्रित करने के बाद तारा ने अश्वनी को टोका। मैं ठीक हूँ, घर पर भी सब ठीक है। अचानक तारा के इस तरह के प्रश्न पूछने पर अश्वनी सकपका गया। और आजकल अकेले दिखता है तू, तेरा दोस्त नहीं आ रहा है क्या? क्या हुआ उसे? बीमार तो नहीं पड़ गया? तारा ने खुद को शांत दिखाते हुए अपने मन में उमड़ रहे प्रश्नों के आखिर पूछ ही लिया। पता नहीं, इधर तो मेरी भी उससे मुलाकात नहीं हुई, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रहा है। अश्वनी ने भी अपनी अनभिज्ञता जता दी। अश्वनी का जवाब सुन करके तारा का मन किया कि उसे कूट दे, पर ऐसा कर नहीं सकती थी। सारा उसके मन के भावों को समझते हुए बात संभालते हुए बोली, कैसा दोस्त है तू? इतने दिन से तेरा दोस्त नहीं आ रहा है और तूने एक बार भी उसकी कोई खोज खबर नहीं ली। सारा ने अश्वनी को झिड़कते हुए कहा। हाँ, वो मुझे ध्यान नहीं रहा, आज जा करके देखता हूँ क्या बात हुई है, अश्वनी ने झेंपते हुए कहा और आगे बढ़ गया। शाम को, अरे रोहित, तू तो भला चंगा दिख रहा है, स्कूल क्यों नहीं आ रहा है फिर इतने दिनों से? आज तेरे चक्कर में वो तारा और सारा ने मेरी क्लास लगा दी। रोहित को भला चंगा देख करके आश्चर्य और थोड़ा चिढ़ करके रोहित से पूछ बैठा। अब चिढ़ होना तो लाजमी था, क्योंकि जिसके कारण उसे बात सुननी पड़ी थी वो तो भला चंगा घूम रहा था। क्या बात हो गई? क्या कह रही थी तारा? तारा का नाम सुनते ही रोहित का दिल धड़क उठा। अश्वनी ने उसे सारी बात बता दी। रोहित का दिल तो खुशी से बल्लियों उछल पड़ा ये जान करके कि तारा उसकी इतनी फिक्र करती है। सुन, उससे कह देना कि उसकी तबीयत खराब है, 1-2 दिन में आ जाएगा, रोहित ने अपनी खुशी छुपाते हुए कहा। लेकिन तू तो बिल्कुल ठीक दिख रहा है। अश्वनी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसके पूरे गोल घूम गया। हाँ ठीक हूँ, और उसे भी बीमारी वाली बात मत कहना, नहीं तो बेकार ही उसे चिंता हो जाएगी। ऐसा कर कह देना उससे कि मैं जब आऊंगा 1-2 दिन बाद तो कारण खुद ही बता दूंगा। अगली सुबह अश्वनी ने तारा को वही कहा जो रोहित ने कहने को कहा था, जिसे सुन करके तारा और भी सोच में पड़ गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ। रोहित ने अश्वनी को कह तो दिया था कि तारा को कह देना कि वो 2-3 दिन में आ जाएगा, पर उसे भी तो इतने दिनों से उसे ना देख पाने की बेचैनी थी। इसलिए अगले दिन सुबह वो भी तैयार हो करके स्कूल के लिए निकल गया। तारा आज भी उदास सी ही स्कूल जा रही थी कि तभी उसे अश्वन दिखाई पड़ गया। तो उसने रोक करके रोहित के बारे में पूछा तो अश्वनी ने कह दिया, मुझे नहीं मालूम वो क्यों स्कूल नहीं आ रहा है। अरे तो कल कहाँ था तुमने कि उससे मिलने जाओगे, फिर गए नहीं क्या? तारा की आवाज में चिढ़ साफ सुनाई दे रही थी। गया था, ठीक है उसकी तबीयत। उसने कहा है कि 1-2 दिन में जब वो आएगा तो अपने ना आने का कारण खुद ही बता देगा। बोल करके अश्वनी झट से आगे बढ़ गया ताकि उसे और किसी सवाल का सामना ना करना पड़े। उसके ओंठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई, क्योंकि भले ही रोहित ने उसे कारण नहीं बताया था, पर जब उसने रोहित को देखा था तो उसकी समझ में सब आ गया था। और रोहित को देख करके तारा का जो भी रिएक्शन आने वाला था, ये सोच करके उसे हंसी आ रही थी। रोहित आज जान करके सुबह जल्दी निकल आया था ताकि तारा के सामने ना पड़े, पर छुट्टी के समय उनका आमना सामना ही हो गया। वो कहते हैं ना, जिस चीज से आप भागते हैं वो और ज्यादा आपके परेशान करती है।
तो बस रोहित भी जिस चीज से बचना चाह रहा था आखिर उससे सामना हो ही गया। कहाँ तो उसने सोचा था कि दूर से ही तारा को देख तसल्ली कर लेगा, पर अब उसके ठीक सामने खड़ा था। तू इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहा था? तबीयत ठीक है ना तेरी? रोहित पर नजर पड़ते ही तारा के चेहरे की रौनक लौट आई थी, पर फिर भी आवाज में नाराजगी और फिक्र दोनों घुली हुई थी। तारा को देखते ही रोहित ने झट से अपना हाथ अपने मुंह पर रखते हुए कहा, हाँ सब ठीक है, बस वो कुछ काम था इसलिए नहीं आ रहा था। ऐसा भी क्या काम था? और ये आज मुंह पर क्यों हाथ रखा है? क्या हुआ? हटा हाथ। तारा को उसका यूं मुंह पर हाथ रखना अजीब लग रहा था। उसने खींच करके उसका हाथ नीचे कर दिया। पहले तो कुछ पल अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ी करके उसे देखती रही और फिर अचानक से खिलखिला करके हंस पड़ी। अच्छा, तो इसलिए इतने दिनों से नहीं आ रहा था? तो ये जरूरी काम था तुम्हारा? हाँ, मैंने सोचा 7-8 दिन में थोड़ा ठीक हो जाएगा, तब स्कूल आ जाऊंगा। तारा को हंसते देख करके रोहित थोड़ा झेप गया। एक शर्मीली सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर भी थी। तो ये करने की जरूरत क्या थी? तारा की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैंने सोचा दाढ़ी थोड़ी सी बना लूं, कुछ बड़े छोटे से बाल अजीब लग रहे थे तो सोचा बराबर कर लूं, पर आज तक कभी बनाई नहीं थी। तो गलती से हाथ हिलने से मूंछ भी आधी कट गई, तो इसलिए पूरी साफ करनी पड़ी। रोहित तो लग रहा था जैसे शर्म से नीचे गड़ा जा रहा था। उसकी नजर उठा करके तारा को देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो ऐसा काम करते क्यों हो? जब नहीं आती तो क्या बाहर जाकर के बनवा लेते? और इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी जिसके लिए इतनी छुट्टी कर ली। देखो पढ़ाई का कितना नुकसान हुआ है और गणतंत्र दिवस भी आने वाला है, उसकी भी तैयारी छूट रही है। अब मत करना छुट्टी। रोहित को झेपते हुए देख तारा ने बात संभाल ली। देखते ही देखते दिन बीत गए और 26 जनवरी भी आ गई। रोहित की नजरें तारा को ढूंढ रही थी, पर आज सुबह से उसे तारा दिखाई नहीं दी थी। सभी बच्चे ध्वजारोहण के लिए स्टेज के पास जमा हो चुके थे। प्रिंसिपल के ध्वजारोहण करने के साथ ही बच्चों द्वारा बैंड पर राष्ट्रीय गान की ध्वन बज उठी और उसी के साथ साथ उसके सुर से सुर मिलाते हुए देशभक्ति की भावना से भर उठे सभी। रोहित की नजरें अभी भी तारा को ही ढूंढ रही थी कि तभी गाने के बोल गूंज उठे। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली 7 रंग। यहाँ हर कदम पे धरती बदले रंग, देश रंगीला रंगीला। इस गाने के बोल के साथ तारा बाकी लड़कियों के साथ मंच पर डांस कर रही थी। हर रोज स्कूल ड्रेस में बालों को गूंथ करके बनाई 2 चोटी बांधे सादी सी दिखने वाली तारा आज सफेद लहंगे और हरे दुपट्टे में सर से ओढ़े माथे पर बिंदी लगाए और हल्के मेकअप में आज बहुत ही सुंदर लग रही थी। गुलाबी ओंठ लिपस्टिक लगाने की वजह से और भी सुर्ख और आकर्षक लग रहे थे। जब गाने के बोल के साथ उसके ओंठ हिलते तो लगता गुलाब की 2 पंखुड़ियां हिल रही हो। बड़ी बड़ी आंखों को काजल ने अपने पहरों में ले रखा था। बालों में बंधा परंदा डांस के हर स्टेप के साथ उसकी कमर पर बलखा रहा था। हथेलियों को लाल आते से बड़ी सुंदरता से रंगा गया था और उस पर कलाइयों में सजी चूड़ियों की खनक अलग ही सरगम बिखेर रही थी। रोहित तो तारा के इस रूप को देख करके सुध बुध खो करके बस उसे देख रहा था और तारा की नजरें जब अगली पंक्ति में बैठे रोहित पर पड़ी तो चेहरा शर्म से और भी सुर्ख हो उठा। तारा और उसका ग्रुप कब का डांस खत्म करके जा चुका था। रोहित को कुछ भी मालूम नहीं चला। स्टेज से उतर करके तारा अपने कपड़े बदलने चली गई। उसने रोहित की आंखों में अपने लिए जो चाहत देखी थी उसके गालों की सुर्खी और बढ़ गई, पर आज वो उसके मुंह से सुनना चाहती थी। कपड़े बदल करके जब तारा और सारा बाहर आई और बाकी बच्चों के साथ स्टेज के सामने बैठ गई तो उसने रोहित को देखना चाहा, पर उसे मायूसी ही हाथ लगी, क्योंकि जहां रोहित बैठा हुआ था अब वो जगह खाली पड़ी हुई थी। तारा की नजर बेचैनी से इधर उधर रोहित को तलाश कर रही थी, पर वो उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। आदरणीय
आचार्य महोदय, सभी शिक्षक गणों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सबके सामने देशभक्ति पर अपनी ही लिखी हुई एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। रोहित की आवाज माइक पर गूंज रही थी और तारा आश्चर्य से उसे देख रही थी। रोहित की आवाज बहुत ही संयमित मगर जोश से भरी थी। भारत माँ की शान में हम अपना शीश नवाते हैं, पर जो कोई आंख उठाए इस पर तो हम उससे भिड़ जाते हैं। देश की रक्षा की खातिर हम हर दिल में अलख जगाते हैं। आ जाए जो दुश्मन घर में हम उसको मार भगाते हैं। नहीं हूं मैं आजाद भगत सिंह, ना ही हूं मैं गांधी जी, पर मैं भी भारत माँ का वीर पुत्र हूँ, छोटा सा सैनिक जी। पड़े जरूरत जो माँ को तो मैं नहीं कभी घबराऊंगा, देनी पड़े जान कभी तो हंसते हंसते मिट जाऊंगा। धन्यवाद। रोहित ने अब हाथ जोड़ करके सभी को प्रणाम किया। सारा ग्राउंड तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उसने फिर से सबको प्रणाम किया और स्टेज से नीचे उतर गया। तारा की नजरें उसका पीछा करती रही। अपनी जगह पर पहुंच करके जब उसने तारा की तरफ देखा तो आज उसे तारा की आंखों में अपने लिए गर्व के भाव नजर आए, जिसे देख करके रोहित के भी चेहरे पर खुशी छा गई। दोनों को अब बस छुट्टी होने का इंतजार था। छुट्टी के समय सभी बच्चों को लड्डू और जलेबी बांटी गई। सभी बच्चे बहुत खुश थे और मस्ती मजाक करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। उन्हें लड्डू मिल गया। सभी के साथ होने की वजह से तारा कुछ और ना पूछ पाई। हाँ, और तुम्हें? हाँ, मुझे भी मिल गया। आज तो तुमने बहुत ही कमाल कर दिया। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम कविता भी लिखते हो। मेरे पास और तो कुछ है नहीं, पर इतनी सुंदर कविताओं के लिए क्या दूं? हाँ, ये लो, इस लड्डू से ही अपना मुंह मीठा कर लो। हंसते हुए तारा ने अपने हाथ में पकड़ा लड्डू रोहित के मुंह पे डाल दिया। वो तो पहले ही रोहित का मुंह मीठा करना चाहती थी, पर ऐसे कैसे कराती, इसलिए इसी बहाने से खिला दिया। अचानक इस बर्ताव से रोहित हतप्रभ रह गया और लड्डू से भरा मुंह लिए हैरान सा तारा को देखने लगा और बाकी सब उसका फूला हुआ मुंह देख करके हंसने लगे। ये क्या बात हुई तारा? हमें भी दे, सिर्फ अकेले रोहित को क्यों? अश्वनी ने भी चुटकी ली। अच्छा, फ्री का है क्या जो ऐसे ही सबको बांटती फिरूं? हूँ, किस खुशी में तुझे लड्डू खिलाऊं? जरा मैं भी तो सुनूं, कौन सा तीर मारा है तुमने? चल भाग यहाँ से। तारा ने एकदम बिंदास हो अश्वनी को सुना दिया और बाकी बचा हुआ भी सारा रोहित के हाथों में पकड़ा दिया। रोहित हैरान सा कभी तारा को तो कभी अपने भरे हुए हाथों को देखता। बस बस, दुर्गा माई माफ कर दे मुझे, तू अपने भक्त को ही लड्डू खिला करके प्रसाद दे दे, अश्वनी ने हंसते हुए कहा और रोहित को देख करके एक आंखें दबा दी तो रोहित भी झेंप गया। कभी बताया नहीं तुमने कि तुम लिखते भी हो? तारा ने आगे बढ़ते हुए सवाल किया। कभी मौका नहीं मिला बताने का। हाँ, थोड़ा बहुत लिखता हूँ, मेरी एक डायरी है उसी में। रोहित ने मुंह में भरे लड्डू को किसी तरह जल्दी से नीचे उतारा। हालांकि आज तो उसे तारा की तारीफ करने का दिल चाह रहा था, पर कह नहीं पा रहा था। उसका वो सलोना सा रूप रोहित के दिल में गहरी छाप छोड़ चुका था। उस पर से आज तारा का इस तरह से उस सब के सामने लड्डू खिलाना और बेधड़क हो करके सब उसके हाथ में भर देना, ये सब बहुत ही प्यारा सा एहसास करा रहा था उसे। अच्छा, मुझे भी पढ़ाना अपनी डायरी। तुम पढ़ोगी सच? हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तो जानूं कि तुम क्या सोचते हो। ऐसे ही बातें करते सब घर पहुंच गए। सारी रात रोहित की आंखों के सामने तारा घूमती रही। उसने तारा के लिए एक कविता लिख डाली और उसे बैग में रख लिया। सोचा कल सुबह उसे देगा। जो बात वो खुद ना कह सका अपनी कविता के माध्यम से तारा तक पहुंचा देगा। अगली सुबह बहुत उत्साहित सा रोहित तेजी से स्कूल की तरफ चल पड़ा। इधर रोहित का इंतजार करते दोनों सहेलियां आपस में बातों में लगी हुई थी। मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा रोहित को तंग किया जाए। अपने स्वभाव के अनुरूप चंचल तारा शरारत करने की सोच रही थी। तेरा रोहित जैसा है ना, तुरंत मुंह फूल जाएगा उसका। रोहित के स्वभाव की याद दिलाते हुए सारा ने उसे आगाह किया। नहीं यार, बदल चुका है अब वो, मुझे पूरा विश्वास है।
उस पर अब नहीं गुस्सा होगा हो। चल फिर आज ये पता चल ही जाएगा। लगा ले शर्त, मैं बोल रही हूँ वो गुस्सा हो गया। देखते ही उसकी बात सच होती है। चल लगी शर्त। तारा को पूरा विश्वास था कि उसका रोहित उसे हारने नहीं देगा। तभी रोहित को आते देख तारा ने धीरे से कहा, चल धीरे धीरे आगे बढ़ और अब बस तू कुछ बोलना मत, ठीक है? हाँ ठीक है, पर तू करने क्या वाली है? तू बस चल चुपचाप और देखती जा। गुड मॉर्निंग। रोहित भी तेजी से चल करके उनके पास पहुंचते हुए बोला, पर दोनों में से किसी ने भी उसके गुड मॉर्निंग का कोई जवाब नहीं दिया, बस गर्दन झुकाए चलती रही। गुड मॉर्निंग, रोहित ने दोबारा कहा। उसे लगा शायद दोनों ने सुना नहीं, पर फिर भी कोई जवाब नहीं मिला तो परेशान हो गया। क्या हुआ, आप दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? कोई गुड शुड मॉर्निंग नहीं होगी आज से। आगे से हमसे बात मत करना। कल माँ ने देख लिया था तुमसे बात करते, बहुत गुस्सा हो रही थी, तो आगे से हमसे बात करने की जरूरत नहीं है। तारा ने एकदम रूखे लहजे में रोहित से कहा, तो वो एकदम से सदमे में चला गया। कहाँ तो आज कविता सुनाना चाहता था तारा को, और कहाँ आज उसे ये सुनने को मिल रहा है। उसके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची। किसी तरह से खुद को संयमित कर उसने कहा, माफी चाहता हूँ, आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई। आगे से आपको मेरी ओर से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बोल करके बिना रुके तेजी से आगे बढ़ गया। तारा ने नहीं सोचा था कि रोहित को बात इतनी चुभ जाएगी। वो चाह करके भी उसे रोक नहीं पाई। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उधर रोहित का दिल चाक हो गया। आंखों से बह रहे आंसुओं को अपनी हथेली से पोंछ देता, पर वो कमबख्त फिर से निकल आते। आज तो जैसे उसके सब्र का बांध टूट गया हो। जितना रोकना चाहता है उतने बेग से बाहर निकल आते हैं। ये वो स्कूल ना जाकर के नदी की तरफ बढ़ गया। क्यों 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 तारा, क्यों किया ऐसा मेरे साथ? जब यही करना था तो क्यों बदला मुझे? मैं जैसे भी था ठीक था। जब बात नहीं ही करनी थी तो क्यों बात की मुझसे? मैं बस तुम्हारे लिए खुद को बदल रहा था, बस तुम्हारे लिए। एकांत पा करके रोहित फूट फूट करके रो पड़ा। उसका दिल चाह रहा था वो चीख चीख करके रोए। उधर जब तारा ने रोहित को स्कूल में नहीं देखा तो बहुत परेशान हो गई। सारा ये क्या हो गया? वो तो बहुत गुस्सा हो गया। देखना स्कूल भी नहीं पहुंचा अभी तक। मैंने तो पहले ही कहा था तुझसे, पर तुझे ही बहुत विश्वास था। अब झेल। ऐसा मत बोलना सारा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं मना लूंगी उसे, पर वो है कहाँ? तारा रोहित के लिए बहुत परेशान हो रही थी। तू चिंता मत कर, होगा यहीं कहीं आ जाएगा। अपनी सहेली को चिंतित देख करके सारा भी चिंतित हो गई थी, पर उसने तारा को हिम्मत दे दी थी। पर उस दिन दोनों इंतजार ही करती रह गई, पर रोहित नहीं आया। दूसरे दिन रोहित अपने समय से स्कूल पहुंच गया। रात भर रोने की वजह से उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। तारा ने जैसे ही उसे देखा तो उसकी ओर बढ़ी, पर उसे अपनी ओर आते देख करके रोहित वहां से हट गया। ये देख करके तारा के बढ़ते कदम अपनी जगह पर थम गए और एक बूंद आंसू उसके गाल पर लुढ़क गया। अब रोहित उनसे दूर ही रहता है, ना उसकी तरफ देखता है, ना ही बात करने की कोशिश करता है। चेहरे पर उसके अजीब सी उदासी छाई रहती है, जिसे तारा बहुत शिद्दत से महसूस करती है। उनकी उदासी देख करके तारा भी दुखी हो जाती है। वो रोहित को सब बताना चाहती थी, पर रोहित उसे मौका नहीं दे रहा था। रोहित के इस बर्ताव से तारा का दिल टूट गया था। मैं तो समझती थी कि तुम बदल रहे हो, मेरा विश्वास झूठा निकला। एक बार तो मुझसे बात करते, मुझे कुछ कहने का मौका तो देते। तारा उस दिन सारा के कंधे पर सर रख करके रो पड़ी थी। तू चिंता मत कर, मैं बात करती हूँ उससे, देखती हूँ ये अकड़ू राम कैसे नहीं सुनता है। तारा का रोना सारा को तीर सा चुभा था। उसने ठान लिया था कि रोहित से बात करके उसकी गलतफहमी दूर कर देगी और तारा के बहते आंसुओं को पोंछ दी। छुट्टी के समय सारा ने रोहित का रास्ता रोक लिया। हटो सामने से, जाने दो मुझे। रोहित की आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। चले जाना, पहले मेरी बात सुन लो। सारा ने दोनों हाथों को फैला करके बगल से
निकलने की उसकी कोशिश को नाकाम करते हुए कहा। रोहित ने नाराजगी भरी एक नजर सारा पर डाली और उसके बाद उसकी नजर दूर खड़ी तारा के उदास चेहरे पर पड़ी। थोड़ी देर उसे देखने के बाद उसने उदास होकर के अपनी नजरें हटा ली और झुकी हुई गर्दन के साथ जमीन की तरफ देखते हुए बोला, जाने दो मुझे, कहीं फिर आप लोग को मेरी वजह से किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ जाए। इस बार रोहित की आवाज लगा जैसे किसी गहरी खाई से आ रही हो। दर्द और मायूसी को उसकी आवाज में महसूस कर सारा के हाथ खुद ब खुद ही नीचे हो गए तो रोहित ने कदम आगे बढ़ा दिया। उसने सिर्फ तुमसे मजाक किया था, बहुत भरोसा था उसे कि तुम उसे समझते हो, उसके कहने से बदल गए हो, मगर अफसोस कि उसका भरोसा टूट गया। सारा ने अपनी जगह खड़े खड़े ही जाते हुए रोहित को सुनाते हुए कहा तो रोहित के बढ़ते पांव ठिठक गए। क्या कहा तुमने? रोहित को जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ हो। वही जो तुमने सुना, एक बार तो उससे अपनी बात कहने का मौका देते, पर नहीं, तुम्हें तो अपने गुस्से के आगे कुछ दिखाई नहीं देता है, उसके चेहरे पर छाई उदासी भी नहीं दिखती। मैंने मना किया था उससे कि मत कर ऐसा मजाक, तुम गुस्सा हो जाओगे, तो बड़े गर्व से कहा था उसने कि नहीं, मुझे पूरा भरोसा है अपने रोहित पर। आज उसने भरोसे को टूटते हुए देख रही है। बोलकर सारा वहां से चली गई और रोहित अपनी जगह पर जड़ होकर के खड़ा हो गया। उसकी ना तो तारा के पास जाने की हिम्मत थी और ना ही उससे नजरें मिलाने की। वो चुपचाप गर्दन झुकाए अपनी जगह पर खड़ा था। तारा धीरे धीरे चलती उसके पास पहुंच गई। उसके मन में भी डर था कि कहीं उसके पास जाते ही रोहित चला ना जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोनों गुमसुम से एक दूसरे के सामने खड़े थे। अब भी गुस्सा हो? तारा ने ही खामोशी को तोड़ा। मुझे माफ कर दो, तुमने मुझ पर इतना भरोसा किया मुझ पर, और मैंने एक झटके में उसे तोड़ दिया। रोहित अब भी शर्मिंदा सा था। नहीं, गलती मेरी ही है, मुझे इस तरीके का मजाक करना ही नहीं चाहिए था, माफ कर दो मुझे। तारा ने अपने हाथों को उठा करके अपने दोनों कानों को पकड़ लिए तो रोहित ने झट से हाथ बढ़ा करके उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। आंखों में नमी और ओंठों की मुस्कुराहट के साथ दोनों के दिलों की सारी बदगुमानी धुल चुकी थी। समय तेज गति से अपने पंख लगाए उड़ा जा रहा था। देखते ही देखते सरस्वती पूजा आ गई। उस दिन गांव में भव्य आयोजन किया गया था। सभी लड़कियों ने उस दिन साड़ी पहनने को तय किया था। सरस्वती जी की मूर्ति की स्थापना हो चुकी थी और सभी गांव के लोग वहां पूजा अर्चना के लिए इकट्ठा हो चुके थे। रोहित भी वहीं था और बार बार उसकी नजरें तारा को ढूंढ रही थी। पंडित जी ने पुष्पांजलि के लिए सभी के हाथों में फूल दे रहे थे, तभी रोहित के हाथ के बगल में एक सुंदर चूड़ियों से भरी गोरी कलाई फूल लेने के लिए आगे आई तो रोहित ने मुड़ करके देखा तो तारा बगल में खड़ी मुस्कुरा रही थी। पर्पल साड़ी में लिपटी कमसिन सी तारा आज तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बालों को उसने खुला छोड़ रखा था, जिसमें से हो करके गुजरती हवा रोहित की सांसों में खुशबू भर रही थी। सुध बुध खोए दोनों की तंद्रा तब टूटी जब सभी ने सरस्वती माँ के चरणों में फूल अर्पित कर माता सरस्वती की जयकार की। रोहित और तारा ने भी जल्दी से फूल चढ़ाए और प्रसाद लेकर के अलग बैठ गए। आज तो रोहित की नजर तारा पर से हट ही नहीं रही थी और रोहित की नजरों की तपिश खुद पर महसूस कर तारा की नजरें शर्म से झुकी जा रही थी। तुम इतनी सुंदर कैसे हो, जैसे सीप में मोती हो, हिम शिखर सी उज्जवल हो, समुद्र से भी गहरी हो। छू लूं तो हो जाओ ना मैली तुम, लगती फूलों की पंखुड़ी सी कोमल हो। इन अधरों की लाली जैसे आसमान सी छीनी हो, इन आँखों का काजल जैसे रात के आसमां से ली हो। जुल्फें जो लहराओ तुम तो लगता जैसे घनश्याम घनेरे हो, खो ना जाऊं तुम में मैं जैसे मदिरा पी ली हो। मुझको भी बतलाओ ना तुम इतनी सुंदर कैसे हो, जैसे सीप में मोती हो। अतः स्वतः ही रोहित के मुंह से बोल फूट पड़े और अपनी तारीफ में कहे इन शब्दों को सुन करके तारा
भाव विभोर सी हो उठी। कुछ ही दिनों में परीक्षाएं शुरू हो गई थी। तारा से पहले रोहित के पेपर शुरू हो चुके थे और तारा की कक्षा की छुट्टियां चल रही थी, तो अब दोनों का मिलना कम ही हो पाता था। एक दिन जब रोहित स्कूल जा रहा था तो तारा ने उसे अपने घर की छत से पुकारा, सुनो जी कहिए। रोहित इतने दिनों बाद तारा को देख खिल उठा था। वो तुम स्कूल जा रहे हो तो मेरे भी डेट शीट देख लेना, अगर आ गई होगी तो मेरे लिए नोट कर लेते आना। जी जरूर लेता आऊंगा। रोहित तो आज हवा में था, ऐसा लग रहा था जिसे कितनी बड़ी जिम्मेदारी तारा ने उसे सौंप दी हो, जिसे उसे बिना गलती के हर हाल में पूरा करना ही है। पेपर खत्म होने के बाद रोहित नोटिस बोर्ड के पास खड़ा था। तारा के क्लास की डेट शीट लगी हुई थी, परंतु उसके पास उस वक्त कोई कागज नहीं था इसमें वो उसे लिख सके। हैरान परेशान सा रोहित इधर उधर देख रहा था कि तभी उसकी नजर लड़के कर्मचारी पर पड़ी। उसके झाड़ू के पास एक कागज का टुकड़ा फड़फड़ा रहा था। रोहित ने उसे भाग करके उठाया और जल्दी से उसमें सब नोट करके घर की तरफ निकल गए। अब दुविधा ये थी कि तारा तक पहुंचाया कैसे जाए। तभी उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ी जो तारा के घर की तरफ जा रही थी, तो उसने वो कागज उसे तारा को देने को बोल दिया और तारा ने भी उस कागज को ऐसे संभाल करके रखा जैसे पहला प्रेम पत्र हो उसका। कभी उसे चूमती तो कभी अपने तकिए के नीचे छुपा लेती। आज तो शायद उसका सबसे बेहतरीन दिन था। आज पहली बार वो उसके रोहित ने उसे कुछ लिख करके दिया था, भले ही वो परीक्षा की तारीख ही क्यों ना हो। कब इम्तिहान खत्म हुआ और कब साल कुछ पता ही नहीं चला। स्कूल खत्म होते होते अब मासूम मोहब्बत में रवानगी तो आ गई थी, लेकिन अभी भी खुल करके इजहार नहीं हुआ था। बस एहसास ही था एक दूजे के लिए जो दोनों महसूस कर सकते थे, पर उन्हें शब्दों में बयां करना दोनों को नहीं आया। स्कूल की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और अब रोहित आगे की पढ़ाई के लिए शहर आ गया था। बड़े अरमान थे उसके कि जल्दी से जल्दी पढ़ाई खत्म करके अपने पैरों पर खड़ा होना और फिर तारा का हाथ मांगने शान से जाएगा। इसलिए अभी तक उसने अपने मुंह से कभी इजहार नहीं किया था, सो सही वक्त का इंतजार कर रहा था। सुनो, मेरा दाखिला शहर के कॉलेज में हो गया है। जाने से पहले जब रोहित तारा से पानी भरते समय मिला तो खुद को रोक नहीं सका बताने से। वो चाहता तो था बहुत कुछ कहना, पर जुबान ने साथ नहीं दिया। दिल में चाहत तो थी कि पूछे, मेरा इंतजार करोगी ना, कभी भूल तो नहीं जाओगी। उसे भरोसा देना चाहता था कि उसे अपना बनाने के लिए जल्दी ही लौटेगा, पर कह कुछ भी ना सका। तारा भी मूक बन करके सब सुनती और सूनी आंखों से उसका चेहरा देखती रही, जैसे पता नहीं दोबारा ये मौका मिले या ना मिले। हजारों सवाल दिल में थे, पर जवाब मांगे तो भी किस अधिकार से। आज तक तो रोहित ने कभी उससे कुछ कहा भी तो नहीं था। रोहित भी आज नजर भर करके तारा का चेहरा अपने दिल में बसा लेना चाहता था, इसलिए आज पहली बार उसने बिना झेप या नजर चुराए उसका चेहरा निहारता रहा। ना कसमें हैं, ना रस्में हैं, ना सिकवे हैं, ना वादे हैं, एक सूरत भोली भाली सी, दो नैना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। जब जाने का वक्त आया तो तारा ने भाव विरेक से बढ़ करके रोहित का हाथ थाम लिया, जैसा उसका सब कुछ उससे छीनने वाला हो और वो उसे बचाने की आखिरी कोशिश कर रही हो। रोहित ने पलट करके तारा को देखा तो उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर हिलोरे मार रहा था, जो कभी भी बांधे तोड़ करके सब कुछ बहा ले जाने को तत्पर था। उसके आंसू रोहित को कमजोर कर रहे थे। एक पल को वो भी
बहका और बढ़ करके उसे गले से लगा लेना चाहा, पर तारा ने तभी उसका हाथ छोड़ दिया और 2 कदम पीछे हट गई। दोनों ने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया था और अब अपने अपने घरों को लौट चले थे। रोहित किसी तरह के झूठे वादे नहीं करना चाहता था, कोई हवाई किला नहीं बनाना चाहता था। वो चाहता था हकीकत की ठोस धरातल के साथ तारा से मिले। उसी धरातल पर वो अपना और तारा का ख्वाबों का आसियां बनाना चाहता था। इसलिए उसने चाह करके भी नहीं कहा कि उसका इंतजार करे वो, पर उसे मन में पूर्ण विश्वास था कि उसकी तारा उसका इंतजार जरूर करेगी। तारा की सूरत और उसके हाथ की वो पहली छुअन को दिल में बसाए रोहित अपने मामा के साथ शहर पहुंच गया। उसे हमेशा तारा की इज्जत का ख्याल रहता, इसलिए उसने कभी भी तारा को ना तो फोन किया और ना ही कभी कोई चिट्ठी लिखी। वैसे भी तब कहाँ सभी के पास मोबाइल फोन हुआ करते थे और वो किसी और के नंबर पर कॉल करके तारा से बात नहीं कर सकता था। पर अब अपने दिल के हर जज्बात कविता के रूप में अपनी डायरी के पन्ने में उतारने लगा। बहुत संभाल करके रखना अपनी डायरी को उसने सोच रखा था, जब भी मिलेगा तारा से उसे पढ़ने को देगा और जब वो उसकी डायरी पढ़ने में व्यस्त होगी तो वो उसके चेहरे को पढ़ेगा। तारा को सोचते ही उसके चेहरे की चमक दोगुनी हो जाती थी। तारा ने भी पास के गांव से ही अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी थी। कभी कभी बातों बातों में उषा के मुंह से तारा का हाल समाचार मिल जाता था। रोहित और इसी तरह से तारा भी कभी पानी भरते समय या कभी उषा से मिलती तो उसे भी रोहित के समाचार मिल जाते थे। लेकिन जब से उषा की शादी हुई और वो विदा होकर के अपने ससुराल चली गई, वो सहारा भी छूट गया था दोनों का। आज उसकी पढ़ाई का अंतिम साल भी खत्म हो चुका था। आज वो अपने मामा के साथ गांव वापस जा रहा था। इतने साल कैसे गुजारे कोई उसी की दिल से पूछे। उसने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन भी दे दिए थे, पर उसे नौकरी से ज्यादा तो अब बस तारा की एक झलक देखने की जल्दी थी। गांव पहुंच करके तो रोहित के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो खुशी के मारे लगभग दौड़ पड़ा अपने घर की ओर। अरे छोरा, के हो गया घड़ी जल्दी है घर पहुंचने की थारे को, घर बैठे ही रहोगे, आराम से चल। मामा आप आओ आराम आराम से, मैं कोनी रुक सकता अब। और वो बैग को कंधे पर टांगता हुआ दौड़ चला। आ गया छोरा, घड़ा इंतजार करवाया तूने, आंखें तरस गई थी थारे को देखने वास्ते। माँ रोहित को देख करके भाव बिहल हुई जा रही थी। कभी उसे गले लगाती तो कभी उसके चेहरे को हाथों में भर करके माथे से चूम लेती थी। रोहित भी इन सालों में सबसे मिलने को तरस गया था। माँ की गोद में मिलने वाली सुकून की नींद को तरस गया था। उसने अपना सिर माँ की गोद में रख दिया। माँ उसके बालों में हाथ फेरती रही तो ना जाने कब उसकी आंख लग गई। जब जगा तो शाम हो गई थी। जाग गया छोरा, बिना कुछ खाए पिए सो गयो, लागे है घड़ी थकान होए थारे को। चल अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले और कुछ खा करके जल्दी से तैयार हो जा। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। तैयार कट्ठे जाना है के माँ? रोहित ने आंगन में ही पानी से मुंह धोते हुए सवाल किया। हाँ, वो सुजान सिंह की छोरी क्या नाम है उसका? माँ ने नाम याद करने के लिए दिमाग पर जोर डाला। तारा, रोहित ने याद दिलाया। हाँ वही तारा, ओके आज ब्याह है, वही ही बड़ी ही फूटरी छोरी है। माँ अपनी धुन में बोले जा रही थी। वहीं रोहित के पैरों के नीचे से जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। गिर ही गया होता वो अगर इन समय पर अश्वनी ने आकर के उसे संभाल ना लिया होता। क्या हुआ छोरे, तबीयत ठीक नहीं लगे रे? माँ भी हड़बड़ा करके रोहित के पास आ उसे चारपाई पर ला करके बिठाने में अश्वनी की मदद करने लगी। अरे कुछ नहीं होयो चाची, थोड़ा थक गयो लागे है, चिंता की कोई बात कोनी, मैं अट्ठे रोहित के साथ रुकता हूँ, आप हो आओ ब्याह से। अश्वनी जो रोहित के आने की खबर सुन करके उससे मिलने आया था, वो उसकी हालत भली भांत समझ रहा।
सभी के चले जाने के बाद रोहित अब खुद को संभाल नहीं सका और भागता हुआ अपने कमरे में जाकर के दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से अश्वनी ने उसे बहुत आवाज लगाई पर रोहित ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो अकेला रहना चाहता था। लड़के हमेशा खुद को मजबूत दिखाते हैं पर कुछ पल ऐसे होते हैं जब वे बुरी तरीके से टूट जाते हैं और उस पल को वो रो करके भी, चीख करके भी अपना दर्द दिखाना चाहते हैं, पर फिर उन्हें याद आता है कि वो लड़के हैं, उन्हें सबके सामने खुद को कमजोर दिखाने की इजाजत नहीं है। इसलिए रोहित सभी के सामने खुद पर सब्र कर बैठा रहा, पर जब दर्द उसके बर्दाश्त से बाहर हुआ तो अपने कमरे में बंद हो गया। रोहित, दरवाजा खोल दे यार, बात तो सुन एक बार, चल उससे मिल ले, वो भी तेरी राह देख रही होगी। अश्वनी लगातार बाहर से दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता रहा। नहीं जाना मुझे कहीं भी, तू जा यहाँ से अभी, रोहित ने अंदर से ही जवाब दिया। रोहित, वो एक बार तुझसे मिलना चाहती है, मिल ले यार, क्या पता कुछ कहना चाहती हो, ये आखिरी मौका है रोहित, गुस्सा छोड़ दे, चल एक बार मेरे साथ। अश्वनी बाहर से आवाज लगाता रहा पर रोहित ने फिर ना तो कोई जवाब दिया और ना ही दरवाजे को खोला। हार करके अश्वनी वहां से चला गया। अश्वनी के जाने के बाद रोहित ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो चीख पड़ा। उसने कमरे से सारे सामान पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। लगभग हर चीज उठा करके उसने नीचे फेंक दी थी और आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जब थक गया तो वही दरवाजे के पास अपने घुटनों में मुंह छुपा करके बैठ गया। जब कमरे में सिर्फ उसकी बे आवाज सिसकियां थी। बिखरा हुआ कमरा उसके बिखरे हुए दिल की कहानी कह रहा था। थोड़ी देर में दूर से हल्की हल्की बैंड बाजे की आवाज रोहित के कानों तक पहुंच रही थी। बारात के आगमन की सूचना दे रही थी। रोहित ने उठ करके कमरे की खुली खिड़की को भी बंद कर अपने आप को पूरी तरह से कैद कर लिया और फिर से सुबह उठा। क्यों तारा, क्यों किया ऐसा? मेरा इंतजार क्यों नहीं कर सकी तुम? रोहित बार बार यही सवाल दोहराता रहा, पर जवाब तो जिसके पास था वो तो वहां थी ही नहीं। उधर तारा ने जब बैंड की आवाज सुनी तो जैसे नींद से जागी हो उसने सारा की तरफ देखा तो सारा ने उसके आंखों में छुपे सवाल के जवाब में अपनी गर्दन ना में हिला दी। तारा ने फिर निराश हो करके अपनी गर्दन नीचे झुका ली। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। जब उसने सुना था रोहित आ गया है तब उसने मन में ही एक उम्मीद का दिया जला लिया था कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। इतने सालों तक तो वो किसी तरीके से अपने बापू को मना करती आई थी, पर जब उनकी तबीयत खराब रहने लगी और उन्होंने उसके पीछे उसके छोटे भाई बहन का हवाला दिया तो एक बेटी विवश हो गई। पारिवारिक स्थिति भी कोई खास अच्छी नहीं थी और बीमार पिता अपने रहते अपनी जिम्मेदारी पूरी करने को आतुर था, तो उनके सामने एक बेटी विवश हो गई थी और वो किस विश्वास पर और रोकती अपने पिता को जब रोहित ने उसे कुछ भी नहीं कहा था। अंत में उसने अपने पिता की बात समझते हुए एक अच्छी बेटी का धर्म निभाया और शादी के लिए हाँ कर दी। पर तारा को अभी भी विश्वास था कि आखिर कि अगर रोहित अब भी आकर के उसके पिता से बात करेगा तो वो किसी भी तरह से मना लेगी। इसी उम्मीद पर आखिरी पल तक उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी रही, पर रोहित को नहीं आना था, वो नहीं आया। रात बीत चुकी थी। तारा की मांग में किसी और के नाम का सिंदूर भरा जा चुका था और अब विदाई की घड़ी आ चुकी थी। तारा सारा के गले लग करके जोर जोर से रो रही थी। जाने ये बाबुल के आंगन के छूटने के दर्द बह रहा था उसकी आंखों से, या रात बीत चुकी थी। औरतों का करुण विलाप और दोबारा से बजते बैंड बाजे दुल्हन की विदाई का संकेत दे रहे थे। ये सब सुन करके रोहित भी जैसे अब होश में आया। अब उसे एहसास हुआ कि सब कुछ उसके हाथ से छूट गया। वो बेतहाशा बाहर भागा। तारा के जाने से पहले एक बार उससे जी भर के देख लेना चाहता था। अचानक से उसे अपनी डायरी की याद आई जिसे वो रोज
तारा के लिए लिखता था। अपनी याद के रूप में उसने वो सारे एहसास तारा को तोहफे में देना चाहता था जिसे उसने इन सालों में अपनी डायरियों में संजोए थे। वो वापस पलट करके आया और पागलों की तरह डायरी ढूंढ रहा था। पूरे कमरे में पहले से बिखरे सामान को एक एक करके उसने उलट पलट करके डायरी देखी। डायरी नहीं मिलना था तो नहीं मिली। शायद रोहित उसे अपने मामा के घर ही छोड़ आया था। एक बार फिर वो अपना सर पकड़ करके बैठ गया। तेज होती बैंड बाजों की आवाज ने रोहित को एक बार फिर से होश में ला दिया। दुल्हन को लेकर के बारात अब निकल चुकी थी। वो पागलों की तरह फिर से तारा के घर की तरफ भागा, पर बहुत देर हो चुकी थी। उसके सामने बस गाड़ी, उड़ता धुआं का गुबार था और कुछ भी नहीं। वो वहीं एक पेड़ का सहारा लेकर के खड़ा हो गया। सभी महिलाएं घर के भीतर जा चुकी थी, पर सारा ने उसे देख लिया था तो उसकी तरफ बढ़ आई। बड़ी जल्दी आ गए। सारा की आंखों में रोहित के लिए बहुत गुस्सा था, पर वो उससे ज्यादा कुछ कह ना सकी। रोहित की हालत उसके बारे में सब कुछ बयान कर रही थी। इस तरह एक मासूम प्रेम कहानी शुरू होने से पहले ही मुरझा चुकी थी। शादी के बाद तारा पहली बार जब अपने मायके आई तो रोहित से उसकी मुलाकात हुई। कैसी हो तारा? अच्छी हूँ, तुम कहो, तुम खुश तो हो ना? क्या करोगे जान करके? तारा, मैं अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लौट आओ मेरे पास। अब सब कुछ खत्म हो गया। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। बहुत इंतजार किया था तुम्हारा, पर तुम आए नहीं। अब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ और लौट नहीं सकती। तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ो। दुआ करूँगी कि तुम हमेशा खुश रहो। दोनों के दर्द आंसू बन करके दोनों की आंखों से बह रहे थे। रोहित ने जाती हुई तारा के हाथ में अपना फोन नंबर थमा दिया। जीवन में कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो याद करना, हमेशा अपने साथ पाओगी। तारा ने नंबर संभाल करके अपने पास रख लिया, पर कुछ बोल नहीं पाई। धीरे धीरे तारा का मायका आना कम होता चला गया। तारा जब भी परेशान होती अपने पति और घर वालों से छुप करके रोहित को फोन करती। रोहित और तो कुछ कर नहीं सकता था, पर उसकी बातों को धैर्य से सुनता और उसे संभालता। तारा भी बस अपनी बात कह करके अपने मन का गुबार निकाल करके फोन रख देती। अक्सर रोहित का हाल चाल पूछना भी भूल जाती थी। तारा का फोन साल 6 महीने में एक बार कभी आता और रोहित उस पल का बेसब्री से इंतजार करता। वो कभी अपनी तरफ से फोन नहीं करता, क्योंकि इससे तारा को परेशानी हो सकती थी, पर इंतजार करना तो उसके बस में था, तो वो करता इंतजार। और जब तारा का फोन आता उसे जिंदगी मिल जाती, जैसे मुर्दा जिस्म में जान पड़ जाती हो। जितनी देर तारा बोलती रहती उतनी देर वो बस चुपचाप उसे सुनता रहता। बहुत कुछ कहना चाहता उसे, पर उस वक्त बस उसे सुनना चाहता था। और जब उसे लगता कि कुछ अपनी कहे, तब तक तारा के फोन रखने का समय हो जाता। तारा से कभी संपर्क ना छूटे या कभी तारा को उसकी जरूरत हो और वो उसे फोन करे और उसका नंबर ना मिले, इसलिए रोहित ने भी फिर कभी अपना नंबर नहीं बदलने दिया। रोहित के घर पर सभी दबाव बनाते रहे उसकी शादी के लिए, पर रोहित ने कभी हाँ नहीं की। तारा की जगह वो किसी और को देना नहीं चाहता था। तारा के कहने पर उसने कभी व्हाट्सएप पर अपनी डीपी नहीं लगाई। तारा जब भी परेशान होती उसे रोहित की याद आती और रोहित उसे हमेशा संभालता। दूर हो करके भी वो तारा के लिए हमेशा उसका संबल बनता। तारा के लिए कभी उसके मन में कोई गलत भावना नहीं आई। हमेशा उसकी चाहत तारा के लिए बनी रही। तारा अपने घर में खुश रहे, इसी में रोहित अपनी खुशी ढूंढता। ये एक ऐसा रिश्ता बन गया था जिसमें कोई लालच, कोई चाहत नहीं थी, बस एक मासूम सी मोहब्बत थी जो मुकम्मल नहीं हुई। अक्सर हमारे आसपास होता है पवित्र सा एक रिश्ता ऐसा भी। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।